सबसे पहली जो हम इनकी किताब उठाएंगे जो कि पोस्टोनॉमसली इनके मरने के बाद रिलीज हुई वो थी द प्रिंस। 1532 में ये रिलीज हुई। पर्पस और कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं सबसे पहले प्रिंस का क्या था। प्रिंस का पर्पस था भाई रूलर्स को गाइड करना, टीच करना, पावर कैसे लें, राजनीति में कैसे आए, और उस राजनीति में आना सब कुछ नहीं होता, उसको मेंटेन करना। भाई जिम जाके एप्स तो बना ली, अब उस ऐप को मेंटेन करना भी आना ज़रूरी है। भले ही कितने इमोरल और हार्श मेथड्स का इस्तेमाल करो, भले ही आप खाना पीना रोटी खा लो, अपनी माँ कितना ही पेलें कि भाई आलू का पराठा बनाया खाता नहीं है, लेकिन नहीं भाई हम अपनी बॉडी के ऊपर हार्श होंगे। और यही इन्होंने कहा, अगर बदमाशी करनी है बदमाशी करें, गंदगी करनी है गंदगी करें, अगर गलत लग रहा है दुनिया को गलत करें, लेकिन कुछ लोगों के साथ गलत या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बहुत बड़े लोगों के साथ गलत आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर प्रूफ कर सकता है। 1513 में लिखी गई थी। लैटिन टाइटल उसको दिया गया था, बहुत वियर्ड, इटालियन में नहीं लिखा गया था, बट लैटिन टाइटल दिया गया था दे प्रिंसिपतिबस ऑफ प्रिंसिपैलिटी, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और 1532 में पोप क्लेमेंट द सेवेंथ इनके अप्रूवल के बाद ये किताब, क्योंकि उस वक्त पोप्स के थ्रू होके जानी पड़ती थी, कोई भी आप इतने बड़े लिटरेरी फिगर ने अगर कुछ लिखा है कि उसमें लिखा क्या है, और कंट्रोवर्सी बहुत थी पब्लिश होने से पहले, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी जिसके बारे में बात हुई। और ये भी बात हुई कि पोप क्लेमेंट ने उसको क्यों ही रिलीज करने दिया। क्यों अलग है किताब, अलग इसलिए क्योंकि टाइटल लैटिन में लिखा है बट किताब इटालियन में लिखी, जिससे कॉमन लोगों के लिए आसानी हो पढ़ने में। अगर हिंदी में कोई सॉलिड किताब निकले तो कितनी बड़ी जनसंख्या उसको पढ़ सकती है। ये बुक है किस चीज़ के बारे में, जिससे ये इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हुए थे सीज़ार बोर्जिया, उनके ऊपर है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी टैक्टिक्स यूज़ करी। वो क्या रूथलेस लीडर थे, उनके सामने पहाड़ भी आ जाता था तो किस तरीके से पहाड़ को तोड़ देते थे। पॉलिटिक्स, रिलीजन, हिस्ट्री एक दूसरे में कैसे मेल खाता है, और कैसे आप एक सोसाइटी में आइडियल्स बना के नहीं रह सकते कि हमने तो आइडियलिस्टिक सोसाइटी बना दी और हमें किताब पे उतार दिया, उसको हम बैठे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब भी इसमें था। क्यों इंपॉर्टेंट बनी ये किताब, इसलिए इंपॉर्टेंट बनी कि ये एक पहली ऐसी किताब थी जिसने मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में पूरी तरीके से प्रचार किया, और कैसे पॉलिटिक्स रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हो। उस वक्त में जो चीज़ें लिखी थी आज की डेट में भी मॉडर्न पॉलिटिक्स में अप्लाई हो सकती हैं। दूसरी चीज़, ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ जो थे, ट्रेडिशनल मॉरल आइडियाज से वो उनसे हट गए। माकियावेली ने बोला मुझे इससे मतलब नहीं भाई साहब, इसको सामने से हटाओ, हम तो कांड करेंगे और हम तो कांड करने आए हैं। और उन कांडों का जितना भी इन्होंने वक़ात जो प्रबंध था वो इसके अंदर डाल दिया। कंट्रोवर्शियल क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी थी, एक शब्द था जिसका नाम है माकियावेलियन। और माकियावेलियन किसी भी नेगेटिव, बदमाश, गलत चीज़ को बोला जाता है। और आने वाले जितने भी पब्लिक रिलेशंस थे, या आने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस थे, आने वाले जितने भी लोग थे, उनके माइंडसेट को इस किताब ने बहुत नेगेटिवली शेप किया। बहुत नेगेटिवली लोग इसको देखने लग गए। ये अलग इसलिए दूसरी किताबों से क्योंकि ये शॉर्ट है, लीवी वगैरह दूसरी किताबों से ये ज़रा शॉर्ट है। और बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये पड़ा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर कि इसने पावर और लीडरशिप को इस तरीके से दिखाया कि भाई देखो इटली उस वक्त केओस में था ना, जब मेडिची फैमिली छोड़ के गई केओस में था, उस केओस को कैसे माकियावेली ने अपने हिसाब से मोल्ड किया, उस केओस को कैसे, उस गोबर को कैसे खाद में बदल दिया, और वो खाद से कैसे खूबसूरत पेड़ पौधे फूल फाल निकले। आज भी पॉलिटिकल फिलॉसफी करिकुलम में, और बहुत पॉलिटिकल फिलॉसफी करिकुलम में होगा तभी तुम ये लेक्चर देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली, आज भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। क्योंकि उस वक्त केओस था, उस वक्त पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं थी। क्रिश्चियन एम्पायर जब तक जहाँ किश्चियन एम्पायर थे वहाँ बहुत ही अलग चीज़ें चल रही थी। इसने बोला भाई पॉलिटिकल फिलॉसफी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। लो भाई सबकी लगा दी। माकियावेली बोर्जिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और बोर्जिया की जो पूरा बखान था उन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में भी दिया कि भाई एक लीडर और किस तरीके से इनकी रूथलेस टैक्टिक्स थी। ऐसी एक कहानी है, 1502 में बोर्जिया ने जितने लोकल लीडर्स थे उनको एक बैंक हॉल में बुलाया, पार्टी हो गई, कुछ हो गया, और अनबन चली रही थी सबके बीच में कि भाई कंट्रोल रीजन के ऊपर कैसा है कैसा नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और बोर्जिया ने सबको वहाँ पे चुटकी बजाते ही ख़त्म करवा दिया। और ये रेफरेंस माकियावेली को छू गया कि भाई लीडर हो तो ऐसा हो, भाई क्या लीडर है, 2 मिनट में सबको मार दिया, लीडर तो ऐसा होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की गया तेल लेने, है ना, मॉरल राइट्स गया तेल लेने, राइट टू फ्रीडम गया तेल लेने, मार दो भाई, जो कांड करे जो छेड़खानी करे उसको
फेस ऑफ द अर्थ से रिमूव कर दो। जो मेन पर्पस था इस किताब का वो था पॉलिटिकल रियलिज्म दिखाना। धर्म के अपने रूल्स हैं, है ना, हर चीज़ के अपने रूल होते हैं, ऐसी राजनीति के अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से राजनीति को चलना चाहिए। राजनीति इज़ नॉट थ्योरी, थ्योरेटिकल नहीं है कि भाई थ्योरी में बात कर ली हमने, हाँ उसने ऐसे बोला उसने वैसे बोला, ऐसे यहाँ से उसका लॉ दे दो वहाँ से वो लॉ पास कर दो। नहीं भाई, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, उसको करके दिखाना है। उन्होंने उसको नाम दिया इफेक्चुअल ट्रुथ, एक सत्य होना चाहिए इसके पीछे। और पॉलिटिक्स के पीछे जो सत्य है वो है जो पॉलिटिक्स को राजनीति को बनाता है। ना सिर्फ इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी, रूलर्स के लिए इन्होंने एडवाइस दी, एक बड़ी विशेष टिप्पणी दी और पॉइंट वाइज सब कुछ सेगमेंटाइज किया और बोला कि भाई साहब किस तरीके से एक रूलर को एक देश चलाना है, अपनी पावर चलानी है, अपनी सत्ता चलानी है, एक स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, एक स्टेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से तुमको प्रेजेंट करना है, बिहेव करना है, चाहे अपने आप के साथ या फिर पब्लिक स्फेयर में, मतलब जनता के सामने। पूरा एक मेथड दिया। ये कुछ वैसा ही हुआ जो कि प्री सोक्रेटिक्स के टाइम पे, जो प्री सोक्रेटिक्स के बाद जो सोफिस्ट लोग आए थे जिन्होंने एक मेथडोलॉजी दी, एक मेथड दिया ऊपर से नीचे कि इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को परफॉर्म करना है। जो सोफिस्ट थे ना, सोफिस्ट ने ये दिया जिसको रिटोरिक बोला जाता है। मैंने प्री सोक्रेटिक लेक्चर में उनके बारे में बता रखा है, सुकरात अरस्तु वाले लेक्चर में भी उनके बारे में बताया हुआ है, क्योंकि उनके अपने मेथड्स थे। अरस्तु के तो अपना मेथड था रिटोरिक का। ना सिर्फ इन्होंने इधर उधर की बातें उठाई, अपना जो करियर था उसमें जो चीज़ें थी उसको उस किताब में डाला कि उन्होंने क्या सीखा। पहली ऐसी किताब थी जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में रह चुका है वो किताब में अपनी चीज़ें उतार रहा है। मतलब समझ लो वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल एजुकेशनल किताब थी वो, पॉलिटी से रिलेटेड। एडवाइस तो दी इन्होंने, लेसन्स अपने लिखे, ना सिर्फ अपने लिखे, आसपास के लोगों से जो लेसन सीखे, वो हिस्ट्री में जो लेसन्स थे, हिस्ट्री से हम क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें सही हुई, क्या कांड हुए, क्या नहीं हुए, वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखी। और उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट पे था उस वक्त इटली, थोड़ी सी छेड़खानी कहीं पे भी ले जा सकती थी। रोमन जो तुम्हारा होली रोमन एम्पायर है, तुम्हारा फ्रांस है, स्पेन, इन सब के बीच में एक टेंसफुल माहौल, एकदम जंगे आम कलेआम कत्ले नहीं चल रहे थे, बट एक टेंस माहौल था, सबको कंट्रोल चाहिए था यूरोप के ऊपर। और उसी बीच इन्होंने किताब लिखी उन सिटी स्टेट्स को समझाते हुए, इन कंट्रीज़ को समझाते हुए। इस किताब में क्या की फिलोसॉफिकल टेक्स हैं। सबसे पहला टेक था द नेचर ऑफ पावर, कि अगर एक रूलर को स्टेबल स्टेट बनाना है, स्टेबल कंट्री बनानी है, स्टेबल सिटी बनानी है, तो उसको पावर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पावर को लाने के लिए उसको जो करना है वो करे, और पावर से स्टेबिलिटी आती है। अगर पावर नहीं रहेगी तो आपके सत्ता में केओस रहेगा। अगर पावर नहीं रहेगी कोई और आपको ओवरटेक कर लेगा, कोई और आपको हरा देगा। आपको केओस से बचना है, आपको डिसऑर्डर से बचना है। और ये नहीं कि भाई रूल्स चलते आ रहे हैं वो चलते आ रहे हैं, जिसको बोला अडेप्टिंग टू चेंज, कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, तो आपको भी अपनी पावर, अपनी फ़िलॉसफी उस हिसाब से चेंज करनी होगी। ये नहीं जो चलता आ रहा था सदियों से, जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा को लेके हम घिसते रहेंगे जब तक लोग अपने आप ही वो परंपरा का कत्ल ना कर दें। अपने स्टेट को कभी भी रिस्क पे मत डालो। अपनी पावर को, अपनी पॉलिटिक्स को सर्वाइव करवाने के लिए जो हद में आए वो करो। ये मत सोचो ये मॉरली रॉन्ग है, ये मॉरली सही है। जो चीज़ आपको पॉलिटिकली पावर में रखे, जो चीज़ आपके सिटीजन्स के ऊपर आपका कंट्रोल रखे, उन चीज़ों को करना बिल्कुल जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कहते हैं ना। भाई तुम प्यार करो, तुम जंग करो, हमें पावर मेंटेन करके रखनी है, केओस को दूर भेजना है। क्योंकि जिस दिन तुमने वो चिंग इन दी आर्मर दिखा दिया, मतलब एक होता है ना आर्मर प्लेट होती है, उसमें अगर छोटा सा क्रैक भी दिखा दिया ना, तो तीर वहीं मारी जाएगी तुम्हारी छाती में। तो वो चिंक इन दी आर्मर, वो क्रैक कभी भी नहीं आना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि हमारा जो डिसीजन है वो गलत जा रहा है कुछ लोगों के लिए, हमें ये देखना है वो ज़्यादातर लोगों के लिए कितना सही है, भले ही वो कितना ही गलत हो, है ना। भाई जर्मनी में हो चुका है कांड, बहुत कंट्रीज अब वो कांड की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश करी। जर्मनी तो फॉरमोस्ट एग्जाम्पल उस कांड का, कि भाई ग्रेटर गुड, उन्हें लग रहा है ग्रेटर गुड इज़ व्हाट, क्रिश्चियनिटी, उन्हें लग रहा है ग्रेटर गुड इज़ आर्यंस, तो जूस को उन्होंने पेलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जलन थी,
मैंने जो बताया ना सिगमंड फ्रॉइड, सीगी बाबा का जो लेक्चर साइकोलॉजी का पहला लेक्चर हमने डाला था 6 घंटे वाला, एकदम खतरनाक, मज़ा आ गया था। उसमें जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था जर्मनी का यही था। एक तरफ पावर में आ रहे थे और ये चीज़ कोई नहीं बताता, जो कि माकियावेली की किताब में नहीं थी क्लियर, कि भाई पावर में तो रहना है, लेकिन जो जलन मच रही है एक छोटी माइनॉरिटी ग्रुप से, उस जलन को हटाने का क्या समाधान है। उस जलन को हटाने के लिए हम हाथ मिला लें उनके साथ आगे बढ़े कि भाई तुमने जो सीखा हमें सिखाओ, नहीं, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, ख़त्म कर दिया जाए, जो कि जर्मनी में हुआ। थर्ड राइख ने ये किया। फिर इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी, जिसको इन्होंने कहा वर्चू एंड फॉर्चूना। सबसे पहला वर्चू, ये एक रूलर की, ये एक राजा की, या ये एक पॉलिटिकल लीडर की स्किल, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, पावर डायनामिक्स और एबिलिटी टू चैलेंजेस दिखाता है कि भाई किस तरीके से हम चुनौतियों के अगेंस्ट जा सकते हैं और एक बेहतर लीडर बन के बाहर निकल के आ सकते हैं। हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअलिटी का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सत्ता को सत्ता बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर रूलर वो होता है जो अपने इन टैलेंट्स को इस्तेमाल करके एक स्टेबिलिटी लाए। जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी रोड़े आ रहे हैं आपके रास्ते में, उनको ओवरकम करें। एक इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट विच इज़ फॉर्चूना, विच इज़ लक। और ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं इन द पॉलिटिकल जर्नी, पॉलिटिकल करियर, जो कि भाई आपके हाथ में नहीं होती। वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिसको आप अपने मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं, वो आपके मुट्ठी से कभी भी बाहर आ सकती हैं। तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिसको इन्होंने कहा कि आपका जो वर्च्यू होता है, वैसे तो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से अपनी राजनीति चलाओ, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मुट्ठी में नहीं है, बट आपको उनको ओवरकम करना है, एक बैलेंस बनाना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस अनफॉर्चुनेट इवेंट का ध्यान रखना है। लेट से महामारी आ गई, देश ख़त्म हो रहा है, सत्ता गिर रही है पूरी तरीके से, लोग महामारी में मर रहे हैं ना, भुखमरी आ गई लेट से, तो क्या करोगे? वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं था ना, लेकिन तुम अपने वर्च्यूज़ का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक लीडर उस परेशानी से बाहर आ सकता है। तो हमने वर्च्यू और फॉर्चूना दोनों का एक बैलेंस बना लिया। फियर वर्सेस लव, मुझसे तुम नफरत करो, डरो, रादर मुझे प्यार करो। प्यार आज है, कल चेंज हो जाता है। आज अट्रैक्शन है, मुझसे प्यार है, कल को मैं बूढ़ा हो गया या कल को मेरी ताकत काम नहीं कर रही तो तुम मुझसे जो है तुम को उठा के फेंक दोगे जैसे दूध से निकाली हुई मक्खी। तो फियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फियर को मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ और फियर से मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि लोग घबराते हैं, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्यार में तो ये हाँ भाई ठीक है, सामने वाला तो फिसल गया ही है, हम भी फिसल गए हैं, उसके लिए जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, लेकिन कट भी सकता है। सब बोल रहे थे कि भाई एक मोटिवेटर चाहिए हमें सोसाइटी में, कि भाई जो जनता को मोटिवेट करे। तो किसी ने बोला कि भाई प्यार है जो मोटिवेट करता है लोगों को, हमारे प्रति प्यार, हमारे प्रति भक्ति। कहता है नहीं भाई, वो प्यार आज है कल चला जाएगा। ऐसे ही होता है, धर्मों में होता है। बहुत धर्म आए, बहुत धर्मों के गॉड्स के प्रति और लीडर्स के प्रति प्यार, वो धर्म आज, हज़ारों धर्म आए थे, वो धर्म आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, है ना। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, फियर होना चाहिए। फियर से वो मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर हम इसको पूछेंगे नहीं, हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें मार दिया जाएगा, हमारे अंग काट दिए जाएंगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा, तो करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक अपनी जनता के अंदर फियर मत डालो, वरना अगर हेट्रेड आ गई उनके अंदर, फियर और हेट्रेड के बीच में भी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर फियर हेट्रेड में बदल गया तो रेबिलियन हो जाएगा, तो कलेश हो जाएगा, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है ना। और वो होना ही अपने में आपका देहांत है, वो होना ही अपने में आपका लॉस है। तो अगर भाई ये वीडियो पर्टिकुलरली अच्छा लगा हो तो यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, मुझे नहीं पता, कहीं भी दिख रहा होगा, और पूरा लेक्चर देखो मेरे मेन चैनल के ऊपर।